नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम 5 के प्राइम टाइम में। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की गहमागहमी तेज हो चुकी है। जी हां, उम्मीदवार के चयन के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से हाथ पैर मारे जा रहे हैं। हालांकि अब तक दोनों तरफ से राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। इस बीच विपक्ष का मोर्चा कमजोर होता दिख रहा है और बिखरता हुआ दिख रहा है। दरअसल ममता बनर्जी जो इन चुनाव को लेकर विपक्ष को लीड कर रही थी, अब वही कल होने वाली विपक्ष की मीटिंग में शामिल नहीं होंगी। यही नहीं, कल होने वाली विपक्ष की मीटिंग को ममता बनर्जी नहीं, शरद पवार लीड करेंगे। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या राष्ट्रपति चुनाव के लिए पवार की पावर ही काम आएगा? क्या ममता बनर्जी विपक्ष की लामबंदी में अकेले पड़ गई हैं? उधर विपक्ष को कोई उम्मीदवार भी नहीं मिल रहा है। शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी पहले ही मना कर चुके हैं। ऐसे में संयुक्त उम्मीदवार का चयन भी विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती है। अब बात करें तो कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपनी भूमिका सीमित कर ली है और साफ कर दिया है कि कांग्रेस अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्षी पार्टियों के साथ समन्वय करने का जिम्मा सौंपकर खुद को इस प्रक्रिया से अलग थलग कर लिया है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के मनोनयन को लेकर खासा उत्साहित नजर नहीं आ रहे। ऐसे में कांग्रेस शुरू से ही सरेंडर मोड में दिखाई दी है। बात करें बीजेपी के तो बीजेपी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से फोन तो घुमाए जा रहे हैं, लेकिन उम्मीदवार को लेकर अभी तक बीजेपी भी निर्णायक फैसले तक नहीं पहुंची है। ऐसे में सवाल ये कि राष्ट्रपति के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष से कौन कौन होगा उम्मीदवार। सवाल ये भी कि क्या उम्मीदवार के लिए निर्णय तक पहुंचते पहुंचते बिखर जाएगा पूरा विपक्ष? क्या विपक्ष की लामबंदी कमजोर हो रही है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो इन राष्ट्रपति चुनावों को लेकर क्या कुछ खास है, किस तरह से तैयारी है, ये सब ग्राफिक्स के जरिए जानेंगे। राष्ट्रपति को इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है। इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा, राज्यसभा के सांसद शामिल। अलग अलग राज्यों के विधायक इलेक्टोरल कॉलेज में आते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के सभी विधायकों को मतदान का अधिकार। राष्ट्रपति की ओर से नामांकित सदस्य वोट नहीं डाल सकते। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 नामांकित सदस्य होते हैं। विधान परिषद के सदस्यों को भी वोटिंग का अधिकार नहीं। विधान परिषद के सदस्य जनता के चुने हुए सदस्य नहीं होते। तो राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है, यह हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है ये आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति की ओर से नामांकित सदस्य वोट नहीं डाल सकते हैं। लोकसभा में 2 नामांकित सदस्य होते हैं, राज्यसभा में 12। वहीं विधान परिषद के सदस्यों को भी वोटिंग का अधिकार नहीं है। विधान परिषद के सदस्य जनता के चुने हुए सदस्य नहीं होते। राष्ट्रपति को इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है। तो चुनावों को लेकर, जी हां, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जिस तरह से गहमागहमी देखी जा रही है, विपक्ष जहां शुरुआत से तैयारी कर रहा था, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर अगर बात की जाए तो विपक्ष को एकजुट करने में लगी हुई थी, लेकिन अब कल जो मीटिंग होने जा रही है वही उसमें शामिल नहीं होंगे। जी हाँ, और इसकी अगुवाई भी शरद पवार करेंगे। ऐसे में ऐसा लगने लगा है कि विपक्ष अलग थलग सा हो गया है। लेकिन क्या है ये तस्वीरें, फिलहाल वक्त आने पर साफ हो ही जाएंगी। लेकिन जो एक तरफ ये लगने लगा था कि विपक्ष एकजुट होकर खड़ा होगा, वो तस्वीरें कुछ धुंधली सी होती नजर आ रही हैं। तो
तो ये कुछ सवाल जिनको लेकर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल जुड़ेगा हमारे साथ, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ टीएमसी नेता सुमित मेहरोत्रा जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सुमित जी आपका जनतंत्र टीवी पर। और मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि हम विपक्ष को एकजुट होता देख रहे थे, जहाँ एक और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सबको इकट्ठा कर रही थी, लेकिन कल होने वाली मीटिंग में वही शामिल नहीं होंगी। फिलहाल तो इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी। कि कल माननीय मुख्यमंत्री हमारी ममता दीदी शामिल नहीं है। हो सकता है कि कुछ कारण से नहीं हो, वैसे वो विपक्ष को एक साथ करने में लगे हुए हैं और विपक्ष का उम्मीदवार बिल्कुल आएगा, राष्ट्रपति चुनाव में नामांकन होगा और हमें जहां तक हम लोगों को सूचना है कि हम लोग अच्छे उससे लड़ेंगे और जीतेंगे भी। ठीक है, लेकिन ये जो रणनीति बनाई जा रही थी वो रणनीति यहाँ पर पूरी पड़ती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ऐसा सा लग रहा है कि जहाँ एकजुटता होनी चाहिए थी वहाँ अब जिस तरह से कल की मीटिंग की अगुवाई शरद पवार करने जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी खुद को अलग कर रही हैं या फिर नहीं, कुछ आपसी फूट है? नहीं, शरद पवार जी भी हमारी ही टीम का एक अंग है। ऐसा कुछ नहीं, दीदी ने उन्हें जिम्मेदारी दी है कि आप भी करिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग कोई अलग होकर के काम कर रहे हैं किसी चीज में। हम लोग को एकजुट होकर के काम कर रहे हैं, चाहे हम करें चाहे शरद पवार जी करें अगुवाई, हम लोग सब एक है, विपक्ष एक है इस समय। पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये फूट डाली जा रही है कि विपक्ष अलग होकर के काम कर रहा है, अलग अलग काम कर रहे हैं, ममता दीदी अलग नाराज है, ये कुछ नहीं है, दिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सुमित जी क्या कारण है जो ममता जी शामिल नहीं रही? वैसे तो ये कहा जा रहा है कि उनकी प्री प्लान मीटिंग थी, लेकिन मेरे ख्याल से इससे बढ़कर कोई और मीटिंग कैसे हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कुछ स्वास्थ्य सही ना हो, इसका भी देखा जाता है। ठीक है, अब रणनीति को लेकर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी को देखा जा रहा है और बीजेपी को देखकर ही विपक्ष एकजुट हो रहा है। और ऐसे में अगर हम बीजेपी को लेकर आपसे जानना चाहें, कितना आंकते हैं आप उसको? देखिए, बीजेपी एक अभी भी लगी हुई है किसी न किसी तरीके से विपक्ष को कमजोर करने के लिए। जिस तरीके से राजनाथ सिंह जी लगे हुए हैं विपक्ष को कमजोर करने के लिए, बातचीत कर रहे हैं, कुछ न कुछ हथकंडे अपनाएंगे। ये लोग सीबीआई ईडी तक का ये लोग दिखाएंगे डर कि आप लोग सीबीआई ईडी का डर दिखा करके लोग विपक्ष को कमजोर करेंगे। पर विपक्ष इस बार मजबूती से लड़ेगा। आप देखिए, आज चाहे आर्मी में नौकरियों का हो, कुछ भी हो, आज आप देखिए सड़कों पर किस तरीके से विपक्ष के नाम है, ये जो रोजगार है, बेरोजगार लड़के हैं, युवा जो हो रहे हैं, वो अपनी नौकरियों के लिए मांग रहे हैं। तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उनके कान में जू नहीं रेंग रही है कि एक शब्द दो शब्द तो बच्चों के लिए कहते हैं। जिन बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेंगी उनके लिए कुछ कहने कुछ नहीं, केवल अपनी राजनीति करनी, शांत बैठे हुए हैं, मौन धारण करके बैठे हुए। और हमें ना ऐसे मौन धारण करने वाले प्रधानमंत्री की जरूरत है, ना ऐसे राष्ट्रपति की जरूरत है जिन्होंने 5 साल कोई काम ना करा हो केवल घूमने के लिए। हमें विपक्ष के द्वारा जो ऐसे मेरे ख्याल से जो 8 साल का वक्त निकला, आपने कहा कोई काम ना किया हो, तो देश का विकास क्या यूं ही हो गया? फिर क्या विपक्ष ने काम कर लिया? कौन सा विकास हुआ? आप बताइए, 8.5 सालों में कौन सा विकास है? चलिए, इसका जवाब तो हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, वैभव अग्रवाल, उनसे भी ले लेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता मुन्ना खान भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। और मेरा अगला सवाल मुन्ना जी आपसे रहेगा। कांग्रेस खोई सी नजर आ रही है, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या कुछ खास है कांग्रेस के पास? कोमल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी टीम को धन्यवाद। कोमल जी, हमारी बातचीत विपक्ष से हो रही है, हमारी जो बातचीत हो रही है आपस में सहमति बनेगी और कांग्रेस खोई बनेगी। और कांग्रेस खोई नहीं है। कांग्रेस आप जिस तरीके से देख रहे हो, आप जो आज विपक्ष को डराने की कोशिश जो बीजेपी सरकार द्वारा हो रहा है, ईडी हो, सीबीआई हो, किसी भी तरीके से हो, आज राहुल गांधी के ऊपर किस तरह से अत्याचार किए जा रहे हैं, किस तरह से उसे 40-40 घंटे की पूछताछ हो रही है, किस तरह से उसे बार बार बुलाया जा रहा है। तो विपक्ष खोए नहीं है। विपक्ष ने ये बता दिया बीजेपी को कि सरकार ऐसे नहीं चलाए जाते। जिस तरह से आज युवा परेशान है, किसान परेशान है, जिस तरह से बीजेपी बगैर पार्लियामेंट्री के मीटिंग के बगैर विपक्ष के सलाह के मशवरे के बगैर उस युवा को पूछे के बगैर जिस तरह से किसान कानून के तरफ, ये युवाओं के तरफ ये कानून थोपना चाह रही है, 4 साल की नौकरी थोपना चाह रही है। और पूरे हिंदुस्तान में युवा जिस तरह से आक्रोश में, मैं समझता हूँ ये अब बीजेपी सरकार को समझ जाने चाहिए कि ये जुमलेबाजी से, ये किसी पे हमलेबाजी से, ये लफाबाजी से, ये शाह और शहंशाह की जो ये सरकार है, अब ये ऐसे नहीं चलने वाली है। ये तीसरे चरण की शुरुआत है, आपको जवाब देने होंगे। जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय
नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा था कि 4-5 मीडिया को खरीद करके जो ये सरकार चल रही है, सरकार को जो चलाया जा रहा है, तो जिस दिन बात युवा के पेट तक आएगी उस दिन ये 4-5 मीडिया भी नहीं रोक पाएगी। और आज ये यही हो रहा है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाओ, आज ये युवा का आक्रोश देखने को है। ये युवा क्यों गुस्से है? क्योंकि ये इसमें कोई बड़े लोगों के लड़के, बड़े लोगों के बच्चे नहीं जाते, किसी नेता, बड़ी मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यसभा के बच्चे नहीं जाते। इसमें जाते हैं किसान के बच्चे, इसमें जाते हैं मिडिल क्लास के बच्चे, मजदूर के बच्चे। और वो जो बच्चा 4-4 साल घर छोड़ करके जो तैयारी कर रहा हो और जो 1.5 लाख की नौकरी होने वाली हो, 2 साल से आपने नौकरियां बंद कर रखी हो और अगले कदम में 1.5 लाख युवाओं की नौकरी होनी, तो उस नौकरी को बंद करके और ये 4 साल की जो नौकरी आप थोपना चाहते हो युवा पे, चलिए ये तो आपका विरोध सामने आ ही रहा है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मैं आपकी रणनीति जानना चाहती थी। बहरहाल ये जो अग्निपथ योजना है, इसको लेकर तो हर कोई आज समझ ही रहा है। बता रहा हूँ कोमल जी, बता रहा हूँ कोमल जी, बता रहा हूँ। राष्ट्रपति चुनाव लेकर के कांग्रेस पार्टी की ये रणनीति है कि वहाँ पे कानून बनना है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को भेजा जाएगा और कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगी कि जो काम कर सके, जो देश में जिस तरह से माहौल बन रहा है, जिस तरीके की आवाज उठा रही है, और न राष्ट्रपति जी के कान पे जूई रेंग रहा है, न प्रधानमंत्री के कान पे जूई रेंग रहा है, तो हम ऐसे व्यक्ति को इस बार बिठाएंगे जो काम कर सके। ये घूमने और बहानेबाजी से काम नहीं चलने वाला। 5 साल का रिकॉर्ड देख लो आप राष्ट्रपति जी का, कोई भी काम नहीं किया। इनसे पहले प्रणब मुखर्जी थे, वो ठीक ठाक काम किए थे। तो इस बार यही फोकस रहेगा हम कांग्रेस पार्टी का भी और विपक्ष का भी, कि जो सक्षम व्यक्ति है, जो अच्छे व्यक्ति है, जो जनता के गहन मुद्दों को समझ सके, उनके आवाज को समझ सके और हिंदुस्तान में होने वाले अत्याचार को समझ सके, ऐसे व्यक्ति को सब उच्च पद पे बिठाया जाएगा, ताकि कोई भी आवाज गलती कोई भी सरकार करे तो उस पर वो सख्ती से पेश आए। चलिए मैं लौटूंगी। वैभव जी आपके पास आना चाहूंगी। सभी की टिप्पणी ले रही हूं और अब तक मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत सारे सवाल भी इकट्ठे हो गए हैं। कई सारे मेरे ख्याल से आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला चलता आ रहा है, उसके बीच कई सारे सवाल बीजेपी के सामने खड़े हैं। फिलहाल तो पहले मैं आपकी टिप्पणी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर लेना चाहूंगी, क्योंकि विपक्ष एकजुट होता दिख रहा है। हालांकि कल जो मीटिंग हो रही है उसमें ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी, लेकिन फिलहाल तो यही दिख रहा है कि विपक्ष एकजुट हो रहा है और बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। देखिए कोमल जी, मुझे नहीं लगता है कि ये सब एक चुनौती का कोई हिस्सा है या एक राजनीतिक प्रारूप का एक हिस्सा है या कोई स्कीम है या कोई प्लानिंग है या कुछ भी है। देखिए, देश का राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का चुनाव संसद के द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा वोटिंग होती है और सभी पूरे देश में वोटिंग होती है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। नॉमिनेशन प्रक्रिया एक प्रक्रिया है। अगर हम इसको कानून की नजर से देखें तो कानून की नजर से तो देखने में बड़ा मतलब बिल्कुल भी कोई विचित्र काम नहीं है और बिल्कुल सादा काम है, क्योंकि यदि हम देश की बात करें और एक अच्छा कॉम्पिटेंट आदमी लेके आए जो कि देश के राष्ट्रपति के रूप में देश का नाम रोशन भी करेंगे और देश को गाइड भी करेंगे, सरकार को गाइड भी करेंगे, लॉ मेकिंग में मदद करेंगे, बहुत बहुत चीजें हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है ना, पावर स्ट्रगल नहीं होनी चाहिए, यानी एक राजनीतिक रूप से पावर को पकड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, जिसमें जनता की सेवा का एक स्वभाव होना चाहिए और जो भाजपा तय कर रही है। और आप देखें कि भाजपा एक बहुत सुनियोजित तरीके से काम कर रही है, बिना इधर उधर मीटिंग करे, बिना इधर उधर मारामारी करे। अभी हमारे साथ टीएमसी नेता, कांग्रेस प्रवक्ता दोनों ही बैठे हैं। दोनों का ही कहना कि राष्ट्रपति जी ने कोई काम ही नहीं किया। 5 सालों का रिकॉर्ड देख लीजिए या फिर उन्होंने कंपैरिजन ही बैठा दिया है। फिलहाल तो अब मैं आपसे ये जानूंगी कि ये इतने सारे सवाल क्यों? कोमल जी, थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं अपने नामची विपक्षों से, जो कि तृणमूल कांग्रेस के मेरे मित्र बैठे हैं और कांग्रेस के तो मेरे मित्र हैं ही। बिना उनकी शान में गुस्ताखी करे, मैं दोनों में से जो भी प्रश्न का उत्तर देना चाहे या दोनों ही अगर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। कि अगर वो अपना कैंडिडेट बिठाते हैं, चलो मान लिया एक बार कि उनका कैंडिडेट आ गया, तो वो उनसे क्या काम करने की अपेक्षा रखते हैं जो देश में तरक्की लाएगा। चलो 5 काम गिना दे, 5 काम, दोनों की कोई प्लानिंग होगी ना। चलिए जवाब पहले मैं ले लेती हूँ। सुमित जी आप दीजिए जवाब पहले, फिर मुन्ना जी आप क्या काम करवाना चाहते थे?
चलिए सुमित जी बोलिए, क्या काम बोल रहे हैं, करवाना सुमित जी बोल रहे हैं, उसके सुन लेते हैं, बोलिए। हाँ, कोमल जी हमारे पार्टी के प्रवक्ता जी बैठे हैं, वो काम पूछ रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए कि इन्होंने कौन से काम करे हैं? अरे इन्होंने रबर स्टैम्प के अलावा राष्ट्रपति ने कौन से काम करे हैं देश में? आप मुझे बताइए। केवल घूमने के अलावा इनके पास इन्होंने देश के लिए कौन से काम करे? किसी को फांसी दी? कोई फाइलें आज तक निपटाई? जो पिछले प्रणब मुखर्जी थे, प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल बहुत अच्छा था। मुझे आप बताइए, सब लोगों ने देखा प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल। ये बता देगी इन्होंने रबर स्टैम्प के अलावा कुछ करा हो? मोदी जी कहते हैं आज राष्ट्रपति कोमल जी देखिए, मेरी बात कंप्लीट होने चाहिए। इन्होंने जो बात करी है उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। जवाब नहीं दूंगा तो ये कहेंगे कि तृणमूल कांग्रेस वाले या कांग्रेस वाले डर जाते हैं, जवाब नहीं देते। देखिए हम लोग जवाब दे रहे हैं। विपक्ष एक होकर के लड़ाई लड़ रहा है और आगे भी लड़ाई लड़ता रहेगा। और ये कहते हैं कि नाम बताएं। नाम क्यों बताएं? आपने अपना नाम खोला आज तक? अभी तक आपकी तरफ से कौन कैंडिडेट? आप विपक्ष से क्यों पूछ रहे हैं? अरे जी आप पहले अपना नाम बताइए, आपका कैंडिडेट कौन है राष्ट्रपति के लिए? आप लोग दुविधा में पड़े। आप अपना घर देखिए, दूसरे के घर में झांकना बंद करिए। जो प्रधानमंत्री करते हैं, अपना घर संभालिए, दूसरे के घर में झांकना बंद करिए। चलिए, मेरे ख्याल से सवाल तो कुछ और ही था। नहीं कोमल जी, सवाल ये है काम। देखिए राष्ट्रपति क्यों चुना जाता है? राष्ट्रपति इसलिए चुना जाता है कि काम करे, निष्पक्ष काम करे, देश के लिए काम करे, ना कि रबर स्टैम्प बन करके। कि हमारे प्रधानमंत्री कहें कि आपको ये वाली फाइल करनी है, उसी फाइल से काम करें। विपक्ष से कोई काम ना करें, विपक्ष को डराने का काम। जब वो कहे तो वो राष्ट्रपति जी के पास पहुंचे, राष्ट्रपति जी के सारे फाइलें साइन करा ले, और जो विपक्ष कहे तो उनके फाइलों पर कोई साइन ना हो। तो हमारा कहने मतलब है निष्पक्ष होकर के आप काम करिए सभी के लिए। चलिए मुन्ना जी, आपके पास ही आ रहे हैं। ठीक, बोलिए मुन्ना जी। कोमल जी, मैं हमारे जो बीजेपी के मित्र है वैभव अग्रवाल जी, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि उनको पता नहीं कि राष्ट्रपति जी का क्या काम है। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के सरकार द्वारा हिंदुस्तान पे अत्याचार हो रहा है, क्या राष्ट्रपति जी का फर्ज नहीं बनता उन पे अत्याचार पे वो बात करे, उनको रोके, देश को एक मैसेज दे? जिस तरह से नुपुर शर्मा के बयान पे हिंदुस्तान की, हमारे पूरे विश्व में किरकिरी हुई, क्या राष्ट्रपति जी का फर्ज नहीं बनता था एक लफ्ज बोले? तो एक बात बताओ, पूरे 5 साल में राष्ट्रपति जी कब मुंह खोले? एक बात बताओ, किसी भी मामले में, किसी भी, जिस तरह से कानून थोपे, नहीं, जिस तरह से कानून थोपे गए किसान के ऊपर और जिस तरह से कानून थोपा जा रहा है आज युवाओं के ऊपर, क्या राष्ट्रपति जी का फर्ज नहीं बनता था कि एक बार ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से बात करे, उनसे कहे कि आज विपक्ष को बार बार राष्ट्रपति जी के पास गुहार लगाना पड़ रहा है और राष्ट्रपति जी सुनने को तैयार नहीं है? हमें ऐसा राष्ट्रपति जी नहीं चाहिए। हमें वो राष्ट्रपति जी चाहिए जो विपक्ष की भी आवाज सुने, जो सरकार की भी आवाज सुने, और आम जनता अगर कोई भी गुहार लगाने जाए उनकी भी आवाज सुने। हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के सबसे बड़ा उच्च पद पे बैठेगा। तो हमें उच्च कोटि के लोग ही चाहिए, रबर के स्टंप नहीं चाहिए जो 5 साल में 4 बार घूमने गए और 3 काम भी नहीं हुआ उनसे। ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। मुन्ना खान जी, विपक्ष को कांग्रेस की तरफ से क्या उम्मीदवार मैदान में देखा जाएगा? बात की चल रही है। मुन्ना खान जी, मेरा सवाल आपसे, कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार को देखा जाएगा? देखा जाएगा कोमल, मैं बीजेपी के बिल्कुल देखा जाएगा। कोमल जी, हमारे जो विपक्ष में हमारे जो सहयोगी हैं, पूरे विपक्षी दल से बातचीत हो रही है। 2-4 दिन में आपको इसी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं बता दूंगा कि हमारा राष्ट्रपति जी के लिए कौन सा चेहरा है। अभी हम इंतजार रहेगा, पत्ते अभी मत खोलिए, लेकिन हम अभी अपने पत्ते ये देखना होगा कि कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ इस बार उतरेगी। फिलहाल तो वैभव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। कोमल जी, दोनों को ये नहीं पता है कि वो नए राष्ट्रपति से क्या काम करवाना चाहते हैं और वो पुराने राष्ट्रपति से क्या काम करवाना चाहते थे। वो उनको एक राजनीतिक पद के रूप में देख रहे हैं, जबकि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पद के रूप में है। मतलब इनको यही नहीं पता है कि राष्ट्रपति होता कौन है। बस चुनाव कराने हैं, वोटिंग करानी है, मैंडेट दे दिया, राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति। अच्छा, ये तो बता दो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन है? अच्छा, ये तो बता दो मुन्ना भाई कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का रोल जो है वो डिफाइन होता है, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको तो ये भी नहीं पता होगा। आप समझे, आपकी और आपकी पार्टी एक गोरख धंधा है। आप लोगों के विचार विमर्श जो है वो केवल सत्ता की लालच करते हैं, सत्ता की लालच की बात करते हैं, सत्ता की लालच को प्रमोट करते हैं। आप लोग देश की सेवा की बात नहीं करते हैं, क्योंकि अगर देश की सेवा की बात करते हुए तो आप मेरे को ये बता सकते थे कि पिछले राष्ट्रपति ने
कौन से 5 काम ऐसे हैं जो नहीं किए जो आप करवाना चाहते थे, आपको पता ही नहीं है। और जो नए राष्ट्रपति से आप क्या काम, कौन से 5 काम हैं जो करवाना चाहते हैं, आपको पता ही नहीं है। नहीं, क्यों नहीं तो पता आप ये चाहते हैं कि देश का राष्ट्रपति क्यों नहीं पता सत्ता में बैठी सरकार के विरुद्ध काम करे। अरे आपके सिरमौर नेता प्रणब मुखर्जी ने भी पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी के नाम का परचम लहराया भारत के प्रधानमंत्री के नाते। और पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का नाम खराब किया, परचम नहीं लहराया है। ने पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व में थूथू करवाई आपकी सरकार ने। मैं राष्ट्रपति की बात कर रहा नुपुर हूं। शर्मा, आपके बड़े नेता मुन्ना खान जी, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हम बात कर रहे हैं। नुपुर शर्मा को लेकर हम डिबेट पहले भी कर चुके हैं और आगे अगर कोई मुद्दा आएगा तो हम करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जब हम डिबेट कर रहे हैं तो इसी को लेकर मुद्दे पर रही है। वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए बात हो रही है, वो वैभव जी गलत ट्रैक पे जा रहे हैं ना। पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन है। मैं ये कहना, अरे आप पता, प्रधानमंत्री को लेकर बात करें तो 2024 में बात करेंगे, फिलहाल तो आज राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बात कर लेते हैं। सुमित जी आपके पास आना चाहूंगी। चलिए वैभव जी, मैं आती हूँ आपके पास। मुन्ना खान जी, टॉपिक पर ही रहते हैं। नुपुर शर्मा का जो मुद्दा है उस पर हम डिबेट कर चुके हैं, आगे अगर कुछ होगा तो हम देखेंगे, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, तो उसी मुद्दे पर रहे। जी सुमित जी, चुनाव पे था वो डिबेट को बहका रही है। सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब बैठे हैं, इस तरह से कृषि चले जाते हैं। सब हम लोग हैं ये लोग 5 काम गिनाए बैठे हुए मुख्य बैठे हुए, चलिए हम लोग को नहीं मालूम तो आप ही बताइए, आप ही चेष्टा के कुछ। चलिए ये काम क्या करवाने हैं, क्या काम किए हैं ये हम जान लेंगे। हाँ मुझे देखिए, पहले तो ये बताएंगे कि ये काम इन्होंने हमसे कहा कि ये काम बताएं, चलिए हम लोग को नहीं मालूम, आप बताइए। ना तो मैंने ये डिबेट में आपको ये काम बताने के लिए इनवाइट करवाया है, मुझे सिर्फ आप लोगों की रणनीति जाननी है, आप लोग किस तरह से मैदान में आ रहे हैं ये जानना है। आप लोग ये बोल रहे हैं काम बताइए, वैभव जी अलग पूछ रहे हैं, आप अलग पूछ रहे हैं। काम तो जनता भी पढ़ लेगी कहीं से, वो भी समझ लिया, आधे से ज्यादा लोग जानते होंगे। यदि आपको नहीं पता तो फिर आप भी पढ़ लीजिए, लेकिन इस तरह से ये काम बताइए, ये कोई टॉपिक नहीं है। डिबेट है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, क्या रणनीति है ये बताइए। बीजेपी को हराएंगे, विपक्ष का राष्ट्रपति चुनाव हो रहे थे, बंगला चुनाव में लोगों ने कहा तब बीजेपी कहीं नहीं जीतेगी। सुमित जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से। मैं आपके पास लौटूंगी। मुन्ना जी आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस को अगर हम देखें तो अलग अलग राज्यों में स्थिति अलग ही है। अगर जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन जिस राज्य में कांग्रेस बुरी तरह से हारी है वहां पर भी हम देख रहे हैं। लेकिन अब हम अगर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बात करें, इलेक्टोरल कॉलेज में जो मतदान होंगे चुना जाएगा ये, लेकिन उम्मीदवार को लेकर आप कह रहे हैं उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन ऐसे कुछ हालात लग नहीं रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोई तस्वीरें सामने आ सकती हैं। नहीं कोमल जी, मैं आपको साफ बता दूं, कांग्रेस पार्टी श्योरली अपनी उम्मीदवार उतारेगी, क्योंकि इस बार जो हमारी रणनीति है पहले के मुकाबले बहुत ही डिफरेंट है। और जो हमारे जितने भी विपक्षी सहयोगी हैं सभी से बातचीत चल रही है, हमारे मंथन चल रहे हैं। 2-4 दिन के अंदर आपके डिबेट चैनल पे दोबारा बैठूंगा मैं, 2-3 दिन के बाद आपको बता दूंगा कि हमारा कैंडिडेट कौन सा है, और हमारे विपक्ष के सहयोग से ही मैं वो राष्ट्रपति का चुनाव होगा, उनको ही भेजा जाएगा हमारे विपक्ष के सहयोग से। और इस बार जो भी व्यक्ति होगा बहुत ही कोमल जी सक्षम होगा, जो जनता के दुख को, दर्द को समझ सके, और जो ये बीजेपी की सरकार की जो नीति है ये सारी हरकतों पे वो नजर रख सके, और जो भी जनता है जो भी दुखी है वो भी गुहार लगा सकता है, उनकी भी सुनवाई होगी। ये रबर स्टैंप की तरह इस बार काम नहीं चलेगा, और रबर स्टैंप वाले राष्ट्रपति हमें नहीं चाहिए। इसके लिए कांग्रेस पार्टी बार बार जितने भी हमारे विपक्ष दल के सहयोगी है सभी से बातचीत चल रही है, और जैसे मुकम्मल बात होगी 2-3 दिन के अंदर मैं आपको बता दूंगा। आपको बता दें राष्ट्रपति चुनाव को लेकर लगातार हम उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं, खास प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
और सीधा आपको लिए चलते हैं संगरूर, जहां दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं। तस्वीरें सीधा आपको वहां से दिखाते हैं। ये पंजाब सीएम भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद। रोड शो की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संगरूर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पंजाब दौरे पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, साथ ही पंजाब सीएम भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद हैं। संगरूर लोकसभा उपचुनाव को लेकर ये रोड शो और प्रचार के लिए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल खुद पहुंचे हैं। आप संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब सीएम भगवंत मान के साथ पहुंचे हुए हैं जनता के बीच। और ये रोड शो की सीधी तस्वीर आप जनतंत्र टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहुंचे हुए हैं और साथ ही पंजाब सीएम भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद हैं। संगरूर लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार की तस्वीरें सीधी आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पंजाब सीएम भगवंत मान रोड शो में शामिल हुए हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए। फिलहाल तो भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं। संगरूर लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। भारत माता की। संगरूर इनकलाबी धरती है। हमेशा नवा इनकलाब शुरू करते लिए मशहूर ने संगरूर वाले। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਨਕਲਾਬ ਇਨਕਲਾਬ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਖੰਭਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ कनैक्शन जोड़े पलास नाल। एक शुगर की बीमारी के बावजूद 15-15 दिन के भुख हड़ताल। डॉक्टर कहते जिंदगी खतरे च पै जू। वो कहते देश नालों प्यारी जिंदगी नहीं है। इस तरह दिता देश भक्त जिहड़े साडे नैशनल कन्वीनर ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। दिल्ली दे विच फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।